CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। अध्याय 4 पृष्ठ 59 इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। ये संवाद है आज के समाज एवं कल बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। लेखक E.H. कार। इस पृष्ठ के मध्य में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का चित्र है। ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है, जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से समझिए और आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं? 2. इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? 3. आदि मानव किस प्रकार रहते थे? पृष्ठ 60। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? आइए विचार करें। आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी? संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व तक की ये सभी स्मृतियां आपके अतीत का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है, अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, जिसमें से हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जो कि पृथ्वी पर जीवन के विकास को दर्शाता है। उद्भव के कुछ प्रमुख चरणों की समय रेखा भी दी गई है। इस चित्र में आसमानी नीले रंग से अरबों वर्ष पूर्व को दर्शाया गया है। गहरे नीले रंग में करोड़ों वर्ष पूर्व को दर्शाया गया है और हरे रंग में वर्षों पूर्व को दर्शाया गया है। शब्दार्थ। इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन। पृष्ठ 61। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में 4 विभिन्न चित्र हैं, जो इस प्रकार हैं। चित्र 4.2.1 एक भूविज्ञानी का चित्र है। चित्र 4.2.2 जीवाश्म विज्ञानी का चित्र है। चित्र 4.2.3 मानव विज्ञानी का चित्र है और चित्र 4.2.4 पुरातत्व विज्ञानी का चित्र है। यहाँ दिए गए 4 चित्रों में प्रदर्शित की जा रही गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। भूविज्ञानी चित्र 4.2.1 पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञानी चित्र 4.2.2 जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञानी चित्र 4.2.3 मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। पुरातत्व विज्ञानी चित्र 4.2.4 मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र,
मन के मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। विशेष नोट: जीवाश्म जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। युग समय का एक निश्चित कालखंड। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां रही हैं। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि पत्र का उपयोग होता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। पृष्ठ 62 ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि पत्र। इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, जिसमें 365 दिन मिलकर 12 माह का निर्माण करते हैं एवं प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष लीप वर्ष होंगे यदि वो 400 से विभाजित हो सकते हों। इसीलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। मांगलिक अनुकूल अथवा भाग्य लाने वाला शुभ समय, उदाहरणार्थ एक मांगलिक शुरुआत। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता रहा है। एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। उदाहरणार्थ, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसे 1947 ईस्वी, कभी-कभी ईसा सन 1947 अथवा 1947 सीई अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे अवरोही क्रम में की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता था। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा बीसीई से इंगित किया जाता है। उदाहरण के लिए 560 सामान्य संवत पूर्व गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में जानेंगे, के जन्म की अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें 3 लाख सामान्य संवत पूर्व से कुछ मुख्य घटनाओं की समय रेखा दर्शाई गई है। विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य 40,000 सामान्य संवत पूर्व में मिले थे। उससे पहले हिमयुग था, जब वक्त था, और वो था वक्त 14,000 साल संवत पूर्व। पृष्ठ 63। इस पाठ्य पुस्तक में हमने बीसीई के लिए सामान्य संवत पूर्व सा, सं, पू तथा सीई के लिए सामान्य संवत सा, संग शब्दों का प्रयोग किया है। आइए पता लगाएं। इस प्रकार की गणना सरल होती है, परंतु इसमें एक समस्या रहती है। ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। वर्ष एक सामान्य संवत पूर्व के तुरंत बाद आता है। 2 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 2 सामान्य संवत तक एक समय रेखा बनाइए। आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की अनुपस्थिति के कारण इन 2 तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष ही होंगे।
किसी भी सामान्य संवत पूर्व तथा सामान्य संवत की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग में से एक को घटा देना चाहिए। यहाँ दी गई स्थिति में 2 जमा 2 घटा 1 बराबर 3 बनता है। अपने सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। उदाहरणार्थ, यदि हम महात्मा बुद्ध के प्रश्न पर पुनः लौटें, मान लीजिए हम आज 2024 सामान्य संवत में हैं, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 560 जमा 2022 घटा 1 बराबर 2583 वर्ष पूर्व हुआ था। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक समय रेखा दी गई है जो हमें विभिन्न काल खंड के बारे में जानकारी दे रही है। अंतिम हिमयुग का अंत 12,000 सामान्य संवत पूर्व में हुआ। प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ 8,000 सामान्य संवत पूर्व में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक का विकास 6,000 सामान्य संवत पूर्व में हुआ था। साथ ही तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभ और मेसोपोटामिया में संसार के प्रथम नगर का निर्माण हुआ था। इसी के साथ साथ 2000 सामान्य संवत पूर्व में सिंधु सरस्वती सभ्यता का आगमन हुआ था। ईसा का जन्म, बुद्ध का जन्म और अशोक का आगमन 2000 सामान्य संवत पूर्व के बाद हुआ था। अब हम इस कालखंड में हैं, यानी 2000 सामान्य संवत में हैं। पृष्ठ 64। इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है। पृष्ठ संख्या 62 व 63 पर चित्र 4.3 को देखिए। क्योंकि ये किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है, यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा ये समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती। इस समय रेखा पर अतीत और भविष्य के 2 अलग-अलग सिरे हैं। 560 सामान्य संवत पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ। उसके बाद 2000 सामान्य संवत में हमारा आपका जन्म हुआ था, यानी कि वर्तमान के लोगों का जन्म हुआ। आगे भविष्य में क्या होगा, ये जानना रोचक रहेगा। समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरणार्थ, तिथियां देखे बिना भी अब आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। ध्यान रखें, वर्ष एवं दशक 10 वर्षों का कालखंड के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्यतः 2 अन्य विशेष शब्दों का भी उपयोग करते हैं। पहला, शताब्दी। ये किसी भी 100 वर्षों का कालखंड है। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ, वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। पृष्ठ 65। ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणार्थ, 3री शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में 300 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 201 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। दूसरा, 2 सहस्त्राब्दी। ये किसी भी 1000 वर्षों का कालखंड है। इतिहास में
एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक सहस्त्र वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ, हम तीसरी सहस्त्राब्दी में हैं, जो 2001 सामान्य संवत से आरंभ होकर 3000 सामान्य संवत तक चलेगी। शताब्दी की तरह ही सामान्य संवत पूर्व सहस्त्राब्दी की गणना के लिए एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणार्थ, एक सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में एक सामान्य संवत पूर्व से लेकर 1000 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। पृष्ठ 62 एवं 63 चित्र 4.3 में दी गई समय रेखा में क्या आप 8वीं सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व को चिन्हित कर सकते हैं? आइए पता लगाएं। 1900 सामान्य संवत से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए। इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन एवं अपनी जन्म तिथियों को अंकित कीजिए। साथ ही 20वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ वर्ष और अंतिम वर्ष को भी अंकित कीजिए। ध्यान रखें, क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता रहा है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पंचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरणार्थ, ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों और समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर उपयोग होता है। इतिहास के स्रोत: कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं। इतिहास के स्रोत क्या-क्या हैं? आइए पता लगाएं। क्या आप अपने माता एवं पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी की एक वंशावली बनाइए। उनके नामों का पता लगाइए और ये भी कि वो जीवन यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही आप उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहां से आपने ये सूचनाएं प्राप्त की हैं। पृष्ठ 66। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में रिक्त आयताकारों का चित्र है जिसमें 5 सूचियां हैं। उनके शीर्षक हैं संबंध, नाम, व्यवसाय, जन्म स्थान और सूचना के स्रोत। सबसे बाईं ओर की सूची संबंध के नीचे लिखा है दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी और परनाना परनानी। आपने अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारियां कैसे प्राप्त की? इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या आपने छाया चित्रों, डायरियों, पहचान पत्रों आदि का उपयोग किया या आप केवल अपने माता-पिता और संबंधियों की स्मृतियों पर निर्भर थे? पृष्ठ 67। आइए विचार करें, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर एक वृद्ध महिला अपने पोते के साथ बैठी है। उसके सामने कुछ पुराने बर्तन रखे हैं। उसके पीछे एक पुराना संदूक है जिसमें उस वृद्ध महिला के समय का सामान रखा है। वो इस पुराने सामान को अपने पोते को दिखाकर उस समय का ज्ञान करा रही है। प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है
और वो चित्रखंड पहेली जिगसॉ के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं, वो आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में इतिहास के विभिन्न स्रोतों का ज्ञान कराया गया है। इतिहास के प्रमुख रूप से 4 स्रोत हैं: मौखिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, कलात्मक स्रोत और चौथा है साहित्यिक स्रोत। मौखिक स्रोत में आते हैं वंशावली और लोक साहित्य। साहित्यिक स्रोत में आते हैं भारतीय साहित्य, जिसके अंतर्गत हैं वेद एवं इतिहास, कविता एवं नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख और विदेशी विवरण, जिसके अंतर्गत आते हैं यात्रा वृतांत और ऐतिहासिक वृतांत। कलात्मक स्रोत के हिस्से हैं चित्रकला, मूर्तिकला और पट्टिका या पैनल। और पुरातात्विक स्रोत के हिस्से हैं शिलालेख, जिसके अंतर्गत आते हैं पांडुलिपि, ताम्रपत्र, सिक्के, संरचना, जिसके अंतर्गत आती है स्मारक और टीला, और आखिर में आता है उत्खनन। उत्खनन के भाग हैं मानव, पशु तथा पौधों के अवशेष, उपकरण एवं हथियार, मूर्तियां एवं आभूषण, मृद भांड एवं खिलौने यानी मिट्टी के बर्तन और खिलौने, एवं निवास स्थान और शवाधान। पृष्ठ 68। पृष्ठ 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र को जानिए। ये इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। इतिहासकार ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है। उदाहरणार्थ, जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेली जिगसॉ के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी ये एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेली जिगसॉ के टुकड़े मेल नहीं खाते। ऐसी परिस्थितियों में ये निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। आनुवांशिकी जीवन विज्ञान की वो शाखा है जो ये अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों, जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। उदाहरणार्थ, प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास, साधारणतः जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास, उसका अध्ययन करते हैं, तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। आइए पता लगाएं। अगले पृष्ठ पर इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। ये वस्तुएं कौन-कौन सी हैं एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती हैं? चित्र के सम्मुख दिए गए स्थान में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी को लिखिए। पृष्ठ 69। इस पृष्ठ पर इतिहास के स्रोतों से संबंधित 3 चित्र दिए गए हैं, जिनके सम्मुख रिक्त स्थान है। आप इन चित्रों के सम्मुख इनसे जुड़ी जानकारी को लिखिए। पृष्ठ 70। मानव इतिहास का प्रारंभ। होमोसेपियंस मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। ये एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु ये पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र है। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानें। इस पृष्ठ के मध्य भाग में होमोसेपियंस मानवों का एक चित्र है, जो विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं। आइए पता लगाएं। यहाँ ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को समझिए। आप इनमें से किस-किस गतिविधि को पहचान सकते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थीं। पृष्ठ 71। मरणोपरांत जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन। ये समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया। पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशुओं और मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी-कभी वे दूसरे समूहों के साथ इनका आदान प्रदान करने लगे। पहली उपज। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए हैं। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी एवं इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसे हिमयुग कहा जाता था। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जल भराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गईं। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना तथा अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार व संख्या में बढ़ गए। ये प्रायः नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। आइए पता लगाएं।
अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। ये कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व के कृषक समुदाय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। उन गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी आप पहचान कर सकते हैं। पृष्ठ 72। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में सहस्त्राब्दी पूर्व का कृषक समुदाय विभिन्न गतिविधियां कर रहा है। उन्हें पहचानिए। आइए विचार करें। पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपर्युक्त चित्र दोनों में ही पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही ही हो, और ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास उस समय की केवल सीमित सूचनाएं ही उपलब्ध हैं। पृष्ठ 73। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। कल्याण का अर्थ है स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई। उदाहरण के लिए, निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली यानी एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव या उपग्राम बड़े गांवों में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। उदाहरणार्थ, मृद भांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग, पहले तांबा और फिर लोहा की तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं आभूषणों को बनाना सरल हो गया। हम अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी ये याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए, जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। आगे बढ़ने से पहले हमने अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। समय की गणना की विभिन्न विधियां हैं: वर्ष, दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी। इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं। ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और ये भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया। पृष्ठ 74। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव, उसका इतिहास लिखिए। परियोजना के लिए अपने शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। 2. क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। 3. तिथियों के साथ कुछ अभ्यास। समय रेखा पर इन तिथियों को काल क्रमानुसार लगाइए।
323 सामान्य संवत, 323 सामान्य संवत पूर्व, 100 सामान्य संवत, 100 सामान्य संवत पूर्व, 1900 सामान्य संवत पूर्व, 1090 सामान्य संवत और 2024 सामान्य संवत। यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ, तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था? उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात हुआ? झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से है? उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ? 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए। 4. किसी निकटतम संग्रहालय के भ्रमण की योजना बनाइए। संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लीजिए। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियां तैयार कीजिए। भ्रमण के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए और उसमें भ्रमण से जुड़ी स्मृतियों एवं रोचक बातों या घटनाओं को रेखांकित कीजिए। 5. अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए और उनसे स्थानीय इतिहास एवं उसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय में व्याख्यान देने का आग्रह कीजिए। अध्याय 4 यहाँ पर समाप्त हुआ। समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ये ध्वनि पाठ्यपुस्तक। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।